आज रविवार है। पूरा दिन बारिश होती रही है। अभी थोड़ी देर पहले की बरसना बंद हुआ था, लेकिन तेज हवा की सरसराहट अब भी सुनाई पड़ रही थी। गीली सड़क पर लाइट फीकी फीकी सी लग रही थी। सुषमा बंद खिड़की के सामने खोई खोई खड़ी थी और शीशे से बाहर देखकर राहुल के बारे में सोच रही थी। पता नहीं इस मौसम में कहाँ है। बड़ा खामोश, बड़ा दिलकश माहौल था। एक ताजगी थी मौसम में, लेकिन मौसम की सारी सुंदरता, आसपास की सारी रंगीन दिल के मौसम से बंधी होती हैं। और उस समय सुषमा के दिल मौसम ठीक नहीं था। विशाल टीवी पर गाने सुन रहा था तो कभी न्यूज वह आराम के मूड में था। छुट्टी थी, निश्चित था। उसने आवाज दी, सुषमा क्या सोच रही हो? खड़े खड़े कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर देख रही थी। अच्छा लग रहा। यश और समृद्धि कब तक आएंगे? बस आने ही वाले हैं, उनके लिए कुछ बना लेती हूँ, कहकर सुषमा किचन में चली गई। सुषमा जानबूझकर किचन में आ गई थी विशाल की नजरों का सामना करने कि उसके इस समय हिम्मत नहीं थी। उसकी नजरों से इस समय बस राहुल के इंतजार की बेचैनी थी। सुषमा और विशाल के विवाह को 20 वर्ष हो गए थे। युवा बच्चे यश और समृद्धि अपनी अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त हो तो सुषमा के जीवन में एक रिश्ता खलने लगी। मैं विशाल से अपने अकेलेपन की चर्चा करती। विशाल, आप भी काफी व्यस्त रहने लगे हैं, बच्चे भी बिजी हैं, आजकल कहीं मन नहीं लगता। शरीर घबराहट के सारे कर्तव्य तो निभाना चलता है, लेकिन मन में एक अजीब पीड़ना सा भरत जा रहा है। क्या करूं? विशाल, समझ रहा हूं तुम्हारी बात, लेकिन पद के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तुम भी किसी शौक में अपना मन लगाओ ना। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मन करता है कोई मेरी बातें सुने, मेरे साथ कुछ समय बिताए। तुम तीनों तो अपनी दुनिया में ही खोए रहते हो। सुषमा, इसमें अकेलेपन की क्या बात है? बात तो तुम्हारे हाथ है। तुम अपनी सोच को जैसे मर्जी जिधर ले जाओ। अकेलेपन देखो तो कहाँ नीचे है। आजकल फर्क सिर्फ इतना है कि इस सच्चाई को स्वीकार कोई तकलीफ नहीं होती। और हाँ, तुम्हें तो पढ़ने लिखने का इतना शौक था, नहीं तो तुम कॉलेज में लिख भी थी। अब समय मिलता है तो कुछ लिखना शुरू करो। मगर सुषमा को अपने अकेलेपन से इतनी आसानी से मुक्त होना मुश्किल लगता था। इसी बीच विशाल ने रुक के लिए MBA करने आए अपने प्रिय दोस्त के छोटे भाई राहुल को घर आने के लिए कहा तो सुषमा राहुल से मिलने के बाद खिल उठी। हॉस्टल में रहने का प्रबंध नहीं हो पाया तो विजेश ने विशाल से फोन पर कहा, यार उसे कहीं अपने आसपास ही कोई कमरा दिलवा दे, घर में भी सब लोग की चिंता कम हो जाएगी। विशाल के खूबसूरत के घर में मंजिल पर 2 कमरे थे। एक कमरा यश और समृद्धि का बेडरूम था, दूसरा एक तरफ से गेस्ट रूम था, सबसे नीचे रहता था। कुछ समझ में आया तो विशाल ने सुषमा के विचार विस्तार किया। क्या राहुल ने ऊपर का कमरा दिया? अकेले ही रहते हो? सुषमा को कोई आपत्ति नहीं थी। विशाल ने विजय को अपना विचार बताया और कहा, एक ही बात है, खाना भी यहीं खा लिया करो, यहीं आराम से रह लेना। विजय ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, ठीक है, उसे पेगेंस्ट की तरह रख लो। विशाल हंसा, क्या बात कर रहे हो? जैसे तेरा भाई वैसे मेरा भाई। राहुल अपना बैग ले गया। अपने हंसमुख स्वभाव से जल्दी सबसे हिल मिल गया। सुषमा को अपनी बातों से इतना हंसता कि सुषमा तो फिर से जी उठे। नियमित व्यायाम और संतुलित खान पान के कारण सुषमा संतुलित देहिष्ट की स्वभाव थी। राहुल उससे कहता, कौन कहेगा आप यश और समृद्धि की माँ है, बड़ी बहन लगती हो उनकी। राहुल सुषमा के बनाए रखने के, खाने के, उसके स्वभाव की, उसकी सुंदरता की दिल खोलकर तारीफ करता और सुषमा अपनी उम्र के 40वें साल एक नए युवक की अपनी प्रशंसा सुनकर जैसे नई उत्साह से भर गई। कई दिनों से विशाल अपने पद की बड़ी व्यस्तता में व्यस्त होता चला गया। अब वो बस नाश्ते के समय विशाल हाँ हूँ करता, जल्दी जल्दी पेपर नजर डालता और जाने के लिए बैग उठाकर चला जाता। रात को आता था, कभी न्यूज, कभी लैपटॉप तो कभी फोन पर व्यस्त रहता। सुषमा उसके आगे पीछे घूमती रहती, इंतजार करती रहती कब विशाल कुछ रिलैक्स होकर उनकी बात सुनेगा। वह अपने मन की बात साथ बांटना चाहती थी, लेकिन सुषमा को लगता विशाल की जिम्मेदारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उसने लगता है एक चतुर अधिकारी के मुखेट पर उसका मेहनत कहीं छिप गया है। बच्चों का अपना रूटीन था। वे घर में होते तो अपने मोबाइल या टीवी पर लगे रहना या फिर पढ़ाई में। मैं बच्चों से बात करना भी चाहती तो अक्सर दोनों बच्चों का ध्यान अपने फोन पर रहता। सुषमा उपेक्षाती उठ अपने काम में लग जाती और अब अकेले ही राहुल के संदर्भ में सोचने लगी। लेकिन कौन कब किना बिना कारण चेतावनी दिए इंसान के भीतर जगह पाले, इसका कोई अभाव उस घटना के बाद ही होता है। सुषमा के साथ भी ऐसा ही हुआ। राहुल आया तो दिन दिन विशाल बच्चों की बढ़ती व्यवस्था से मन में एक खाली कोने भर जाने की अनुभूति होने लगी। विशाल टूट पर रहता तो कॉलेज से आते ही कहता, भैया गए हुए हैं, आप बोर हो रही होंगी, आप चाहे तो बाहर घूमने चल सकते हैं, या तो समदीप को भी ले चलिए। सुषमा कहती, वो तो कोचिंग क्लास में है, देर से आएंगे, चलो हम दोनों ही चलते हैं, मैं गाड़ी निकालती हूँ। दोनों जाते, घूम फिर कर खाना खाकर ही आते। सुषमा राहुल को अपना पर्स कहीं निकलवाने नहीं देती। राहुल उसके जीवन में एक ताजा हवा का झोंका बनकर आया था। दोनों ही दोस्ती का दायरा बढ़ता गया। वह अकेलेपन की खाई से निकलकर नई दोस्ती की अनुभूति के कारण सागर में गोते लगाने लगी।
अपनी उम्र को भूलकर किशोरियों की तरह दोगुने उत्साह से हर काम करने लगी। राहुल की हर बात पर अदा उससे अच्छी लगती। कई दिनों से अकेलेपन के एहसास से चाहे अनचाहे अपने भीतर का खाली कोना गहराई से महसूस करती आ रही थी। अब उस जगह को राहुल के साथ ने भर दिया। कोई भी कारण करती राहुल का ध्यान आता रहता, उसका इंतजार करता। वह लाख दिल को समझाती कि अब किसी और का ख्याल गुनाह है, लेकिन दिल क्या समझ, यह तो अपनी ही जबान समझता है, अपनी ही बोली जानता है। उसने तो समझ जाए वह जरा मुश्किल से ही निकलता है। अब जो चाहते हुए विशाल के साथ अंतरंग पलों में भी वह राहुल की अचकती आवाज से निकलने लगी। मन की दो दिशाओं में पूरे बैग से खींचना उससे मोड़ जाता। मन में उथल पुथल होने लगती। वह सोचती, यह बैठा बैठा है, कौन सा रोग लगा ली, यह किशोरियों जैसी बेचैनी, हराहट पर चौंकना। कहीं वह शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी मदहोश पर खुद ही हंस पड़ती। अचानक एक दिन राहुल कॉलेज में मुंह लटकाया है। सुषमा ने देखा, खाने के लिए पूछा था, उसने मना कर दिया। वह चुपचाप ड्राइंग रूम में ही गुमसुम बैठा रहा। सुषमा ने बार बार पूछा था, उसने बताया, आज कॉलेज में मेरा मोबाइल खो गया है। यहाँ आते वक्त विजय भैया ने इतना महंगा मोबाइल लेकर दिया था, कहाँ बहुत गुस्सा होंगे। सुषमा चुपचाप सुनती रही, कुछ बोली नहीं। लेकिन अगले ही दिन उसने अपनी जमा पूंजी से 15,000 निकालकर राहुल के हाथ पर जबरदस्ती रख दिए। राहुल मना करने लगा, लेकिन सुषमा जोर देने पर रुपए लगती है। कुछ महीने और बीत गए। विशाल भी फुर्सत मिलते ही राहुल के हालचाल पूछता, वैसे उसके पास समय ही नहीं रहता था। सुषमा घर गृहस्थी की पूरी तरह से सौंपी कर अपने काम में लगा रहता था। सुषमा मन ही मन पूरी तरह राहुल की दोस्त के रंग में डूबी थी। अब उसे विशाल में एक दोस्ती की झलक भी नजर न दिखती। यह क्या उसकी गलती थी? विशाल को अब उसकी कोमल भावनाएं छूकर भी नहीं जाती थी। राहुल के उसे एक दोस्त नजर आता था। वह उसकी बातों में रुचि लेता था, उसके शौक ध्यान से रखता और उसकी पसंद नापसंद पर चर्चा करता। उसमें बस एक दोस्ती तलाश थी। वह उसे राहुल के रूप में मिल गया और क्या चाहिए था। एक दिन विशाल टूर पर था। यश और सिमृद्धि किसी बर्थडे पार्टी में गए थे। अंधेरा हो चला था। राहुल भी अभी तक नहीं आया था। सुषमा लॉन में टहल रही थी। राहुल आया, नीचे से किए हुए मुंह लटकाए ऊपर अपने कमरे में चला गया। सुषमा को देखकर भी रुका नहीं तो सुषमा को उसकी फिक्र हुई। वह उसके पीछे पीछे ऊपर गई। जब से राहुल आया था वह कभी उसके रूम में नहीं जाती थी। बेड ही सुबह सफाई कराती थी। उसने जाकर देखा, राहुल आंखों पर हाथ रखकर लेटा है। सुषमा ने पूछा, क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है? राहुल उठकर बैठ गया, फिर धीमे सुर में बोला, मैं ठीक हूँ। तो रोनी सूरत क्यों बनाए हुए हो? भैया ने बाइक से पैसे भेजे थे। मेरे दोस्त उमेश की बहन की शादी है, उसे जरूरत पड़ी तो मैंने उसे सारे रुपए दे दिए। अब भैया बाइक के बारे में पूछेंगे तो क्या कहूँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई उमेश याद है ना आपको? यहाँ एक बार आया था और मैंने उसे आपसे मिलवाया था। हाँ हाँ याद है। सुषमा को वह लड़का याद आ गया जो उससे पहली नजर में ही कुछ जांच नहीं था। बोली, अब क्या करोगे? क्या कर सकता हूँ? भैया को तो यही लगेगा कि यहाँ आवारागर्दी कर रहा हूँ। वे तो यही सोचेंगे कि सब छोड़कर वापस आ जाओ, यहीं पढ़ो। राहुल के जाने का ख्याल ही सुषमा को सिरा गया। फिर वही अकेलापन होगा, वही बोरियत। आते बोली, मैं तुम्हें रुपए दे दूंगी। अरे नहीं नहीं है, कोई छोटी रकम नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास बच्चों की कोचिंग की फीस रखी है, मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मैं ये रुपए आपको जल्दी लौटा दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझसे कल रुपए ले लेना। अब नीचे आकर खाना खा लो। सुषमा नीचे आ गई, अपनी अलमारी खोली, सामने ही रुपए रखे थे। सोचा अभी राहुल को दे देती हूँ, उसे ज्यादा जरूरत है इस समय। बेचारा कितना दुखी हो रहा है, अभी जाकर पकड़ा देती हूँ, खुश हो जाएगा। वह ऊपर जाकर वापस गई। राहुल के कमरे में दरवाजे के बाहर ही उसके कदम ठिठक गए। वह फोन पर किसी से धीरे धीरे बात कर रहा था। न चाहते हुए भी सुषमा ने कान उसकी आवाज की तरफ लगा दिए। वह कह रहा था, यार उमेश, मोबाइल और बाइक का इंतजाम तो हो गया। सोच रहा हूँ अब क्या मांगू। अमीर औरतों से दोस्ती करने का यही तो फायदा है, उन्हें अपनी बोरियत दूर करने के लिए कोई भी चाहिए, और मेरे जैसे लड़के को अपना शौक पूरे करने के लिए कोई चाहिए। मुझे तो यह भी लगता है कि थोड़ी सब्र काम कर लूँ तो वह मेरे साथ सो भी जाएगी। बेवकूफ तो है ही, सब कुछ होते हुए भी भटकती घूमती है। क्या मेरा तो फायदा ही उसे बेवकूफी में है। सुषमा भारी कदमों से नीचे आकर बेड पर बैठ गई। लगा काफी कभी इंसान को परखने में मात खा जाती है। कोई जैसे परखी जैसे हीरा समझ बैठे। तीखी चकोट के साथ उसे स्वयं पर शर्म आई। उसने दिनों में वह राहुल जैसे चालाक इंसान के लिए बेचैन रहती थी। अकेलेपन के एहसास से उसके एक कदम जिस राह पर चल पड़े वही विशाल और बच्चों को उसके मन की था मिल जाती तो क्या इज्जत रह जाती उसकी नजरों की।
तभी विशाल की आवाज कानों में गूंजी, अकेलेपन से हमें दुखी रहने और नियमित को कोसने से तो अच्छा है कि हम चीजों को उसी रूप में स्वीकार कर लें जैसे तुम जैसे करोगी वही खोलकर सांस ले पाओगी। इसी बात का ध्यान आते ही सुषमा को कुछ शांति भी मिली तो उसने कुदरत को धन्यवाद दिया। उम्र के इस मोड़ पर अभी देर नहीं हुई थी वह स्थिति से संभलने न सके। वह कल ही राहुल को यहाँ से जाने के लिए कह देगी और यह भी बता देगी बेवकूफ नहीं कि अपने पति को कमाई दूसरों की भावनाओं से खेलने पर लुटा दे। वह अपने जीवन की पुस्तक के इस दुखांत अध्ययन को सदा के लिए बंद कर देगी ताकि वह अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। कुछ सार्थक करते हुए जीवन का शुभारंभ करने का प्रयास तो वह कर ही सकती है। अब वह नहीं भटकेगी क्रोध, घृणा, अपमान, पछतावे की मिर्चों आंसू की। अब सुषमा के मन में कोई दुविधा नहीं थी। अब वह जीवन अपने स्वयं के सजाए संवारे लम्हे अपने खुद को नई पहचान के साथ अचानक गांठे विकल्प से दीवाने बन गया। उसने फोन उठा लिया, राहुल के भाई को फोन कर दिया पैसों की सूचना देने के लिए और उन्हें वापस मंगाने के लिए। दोस्तों, आशा करती हूँ यह कहानी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं ऐसे ही रोज रोज नई नई कहानियाँ आप लोगों को लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय।